हाँ स्टूडेंट्स, आज जो हमारा चैप्टर जो कल से चल रहा था बादशाह शाहजहाँ के लिए और शाहजहाँ का जीवन परिचय का अध्ययन हमने कल किया था। आज उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं और उसकी जो प्रमुख नीतियां हैं, जिसमें उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति व धार्मिक नीति ये प्रमुख रहेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शाहजहाँ के साम्राज्य विस्तार पर। देखिए, जहांगीर ने भी शाहजहाँ को दक्षिण के अंदर जो विद्रोह हो रहे थे, या हमें ये कहना चाहिए कि दक्षिण के अंदर विशेष करके ऐसी स्थितियां पैदा हो रही थी कि वो डायरेक्ट मुगल बादशाह को चुनौती दे रहे थे, इसलिए दक्षिण भारत के अंदर उन्हें नियुक्त किया गया था। इसलिए शाहजहाँ को दक्षिण भारत का काफ़ी अनुभव था। 27 में वो बादशाह बनता है और जहांगीर की मृत्यु के बाद कुछ समय बाद में यानी 28 के अंदर वो बादशाह पूर्णतः तख्त पर बैठ जाता है। 1633 में उसने दक्षिण की तरफ ध्यान देना प्रारंभ किया और सबसे पहले अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। वहाँ का अंतिम निजाम शाही सुल्तान हुसैन शाह को उसने कैद करके ग्वालियर के किले में भेज दिया। फतेह खां अहमदनगर अभियान में मुगलों का एक सेना नायक था, यानी ये जो कामयाबी मिली वो फतेह खां को मिली। इसी तरह अहमदनगर के पतन के बाद शाहजी भोसले अहमदनगर को छोड़कर बीजापुर की सेवा में चले गए, इसलिए मराठे भी एक धीरे धीरे चुनौती बनते जा रहे थे। हालांकि अभी मराठों का बहुत ज़्यादा उद्भव या सामने नहीं आई, केवल एक शाहजी उनका सरदार था जो दक्षिण के मुगल राज्यों में अपनी एक सैनिक टुकड़ी लेकर के वहाँ उनकी सेवा में रहता था, तो उसने मराठों को एकत्र करना ही प्रारंभ किया था। उनके पास एक छोटी सी जागीर थी। 1636 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर संधि कर ली। गोलकुंडा में ईरान के शाह के नाम पर उसने, जो पहले ईरान के शाह के नाम पर खुतबा पढ़ता था, वो अब शाहजहाँ के नाम पर खुतबा पढ़ा गया और सिक्कों पर भी शाहजहाँ का नाम सम्मिलित करवा लिया गया। इसलिए बीजापुर भी अब उनका निकट भविष्य में शिकार होना था। गोलकुंडा जो 4 लाख हुणों का कर बीजापुर को देता था, वो अब मुगलों को देगा, यानी शाहजहाँ को देगा। इसी समय गोलकुंडा का वजीर मीर जुमला गोलकुंडा छोड़कर मुगलों की सेवा में आ गया। मीर जुमला पहले एक फारसी व्यापारी था, धीरे धीरे तरक्की करता हुआ वो एक बड़ा अमीर बन गया था। अब मीर जुमला को शाहजहाँ ने अपनी सेवा में ले लिया। मीर जुमला ने शाहजहाँ को इसी समय कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जो एक कोहिनूर हीरा की कहानी बहुत लंबी है, सल्तनत काल से चली आ रही है और लास्ट के अंदर अंग्रेज़ों ने महाराजा दलीप सिंह ले जाकर आज ब्रिटेन की महारानी के ताज में है। 1631 ईस्वी में शाहजहाँ ने आसफ खां को बीजापुर पर आक्रमण करने का आदेश दिया था, परंतु आसफ खां का आक्रमण असफल रहा। इसके बाद शाहजहाँ ने महावत खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। 36 में बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह ने भी मुगलों से संधि कर मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। शाहजहाँ के समय दक्कन में मुगल वायसराय की राजधानी बुरहानपुर हुआ करती थी। बुरहानपुर मुगलों का एक ऐसा शहर था जहाँ से दक्षिण भारत में मुगल सत्ता चलती थी और बादशाह का प्रतिनिधि है वो बुरहानपुर में रहता था। ये तो थी उनकी दक्षिण की नीति। अब है उनकी मध्य एशिया के प्रति नीति। आपको ध्यान है कि हमने ये चर्चा की थी कि शाहजहाँ को जब दक्षिण अभियान में भेजा था जहांगीर ने, उससे पहले मध्य एशिया के लिए कहा गया था, लेकिन शाहजहाँ ने उसमें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई थी और कुछ समय के लिए शाहजहाँ या जहांगीर इनके हाथों से मध्य एशिया निकल गया था। मुगलों की नज़र हमेशा मध्य एशिया पर, विशेष करके बल्ख बंदकसा या अफगानिस्तान का ये क्षेत्र, क्योंकि ये मुगलों की जन्मभूमि थी, इसलिए इनको अपने अधिकार में रखना वो चाहते थे, इस पर हमेशा नजर रहती थी। इसलिए बल्ख और बंदकसा हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में स्थित थे और बुखारा के उज्बेक शासक नजर मोहम्मद के नियंत्रण में थे। बल्ख व बंदकसा में मुगलों के समर्थित शासक होने से
काबुल व पश्चिमोत्तर सीमा पर उज़्बेक खतरे को कम किया जा सकता था। उज़्बेक वो जाति थी जो हमेशा विद्रोह पर उतारू रहती थी और अशांत जाति थी। इसलिए अगर काबुल कंधार तक मुगलों का अधिकार रहेगा तो ये भी नियंत्रण रहेंगे। शाहजहां ने बलख और बंदकशाह के विरुद्ध पहला सैनिक अभियान शाहजादा मुराद और अली मर्दान के नेतृत्व में 1646 में भेजा था। नजर मोहम्मद मुगलों के इरादे से आशंकित होकर ईरान भाग गया। शाहजहां ने पहले मुराद को बलख और बंदकशाह भेजा। ये ध्यान रखिए, ये उनका राजकुमार था। 47 ईस्वी में मुराद के स्थान पर औरंगजेब को गवर्नर बना करके भेजा था, क्योंकि मुराद सफल नहीं हुआ। औरंगजेब ने अब्दुल अजीज के नेतृत्व वाली उज़्बेक सेना को बुरी तरह पराजित किया, किंतु स्थानीय विद्रोह व ईरानी सम्राट शाह अब्बास द्वितीय के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण शाहजहां ने औरंगजेब को बल्ख व बंदकशाह को खाली कर वापस आने का आदेश दे दिया। यानी 2 शहजादे से मुराद चला गया, औरंगजेब। बल्ख अभियान पे 1646-47 का उद्देश्य बल्ख व बंदकशाह में एक मित्रवत शासन की स्थापना करना था, न कि मुगल साम्राज्य की वैज्ञानिक सीमा निर्धारित करना। इसके अतिरिक्त शाहजहां मुगलों के गृह प्रदेश समरकंद व फरगना को जीतने का भी इच्छुक नहीं था, जबकि ये बाबर की शासित प्रदेश रहे हैं। बल्ख अभियान में मुगलों की प्रतिष्ठा तो थोड़े समय के लिए बढ़ी, किंतु इसका कोई राजनीतिक फायदा विशेष करके उसको नहीं मिला और इनमें पैसा भी बहुत लगा। शाहजहां की मध्य एशिया की नीति पूर्णतः विफल रही। यहां यह भी बताना चाहूंगा मैं कि इन सब के बाद शाहजहां ने ये सब प्रयास कर लिए तो वो इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि मध्य एशिया पर नियंत्रण करना मुमकिन नहीं है। उसने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को भी बड़ी मात्रा में धन दे करके, बड़ी सेना दे करके, अन्य जो राजकुमार थे उनसे ज़्यादा उनको सहायता दे करके भेजा था, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ। कुल मिलाकर के जो जहांगीर और शाहजहां के समय जब ये दोनों ही शहजादे थे, दक्षिण अभियान और मध्य एशिया के अभियान पर जब इनको भेजा गया, इन्होंने वो काम नहीं किया जो बादशाह ने इनको सौंपा था, बल्कि इन्होंने विद्रोह किया था। और यही चीज़ें इनके सामने आई कि शाहजहां के काल में मध्य एशिया हमेशा हमेशा के लिए मुगलों के आधिपत्य से निकल गया। 1639 में कंधार के किलेदार अली मर्दान ने सवेसा से कंधार का किला मुगलों को सौंप दिया। ये एक समय आया था क्योंकि अली मर्दान है उनकी सांसें नहीं पड़ती थी। 1649 से 53 के बीच कंधार जीतने के पुनः 3 अभियान हुए। क्यों हुए? क्योंकि 1648 में कंधार अंतिम रूप से मुगलों के हाथ से निकल गया था। मैंने आपको बताया कि शाहजहां ने 1649 से 1652 में औरंगजेब को, फिर 53 में दारा शिकोह को कंधार जीतने हेतु भेजा था, लेकिन वो असफल रहे थे। 49 से 53 के बीच कंधार को जीतने के तीनों अभियान असफल हुए। 12 करोड़ रुपए भी खर्च हुए और मुगलों की राजनीतिक व सैनिक प्रतिष्ठा को भी धक्का लगा और हमेशा के लिए ये क्षेत्र उनके हाथ से निकल गया। अब हम चर्चा करेंगे शाहजहां की धार्मिक नीति। देखिए, अकबर ने जो धार्मिक नीति अपनाई थी, पूर्णतः उस पर जहांगीर भी नहीं चला था। कई बार उन्होंने कट्टरता का परिचय दिया था। जैसे हमने कहा कांगड़ा विजय के लिए जो उसने उत्सव बनाया था, वो भी गाय को काट करके बनाया था। कई जगह इस तरह के, जैसे मान लीजिए पुष्कर के अंदर जो मूर्तियां थी उसको भी तालाब के अंदर फेंकवा दिया। ये युद्ध के समय उन्होंने किए थे, लेकिन फिर भी वो पिता की नीति पर चलता रहा। शाहजहां जब शासक बना, प्रारंभ में उसने धार्मिक कट्टरता का परिचय दिया। ये भी फिर बाद में उसकी बड़ी लड़की जहांआरा व दारा शिकोह का उस पर काफ़ी प्रभाव था और उनके प्रभाव में आकर के ही उसने धार्मिक नीति को थोड़ा सा उदार बनाया था। कहने का मतलब है कि कुछ जहांगीर भटका, कुछ शाहजहां भटका।
अकबर की वो नीति, धार्मिक नीति जो अकबर के समय थी वो नहीं रही, लेकिन फिर भी हिंदू जनता इसके समय भी इतनी प्रताड़ित नहीं थी। और शाहजहाँ पर यह कहा जाना चाहिए कि उनकी बड़ी बेटी और बड़े बेटे का प्रभाव ही उसको धार्मिक कट्टरता के मार्ग से हटा करके उदारता के मार्ग पर लाया था। शाहजहाँ ने सिजदा व पाबोस की प्रथा को समाप्त कर दिया था और उसके स्थान पर चार तस्मील की प्रथा शुरू की थी। पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने पर भी रोक लगा दी, जो अकबर के समय से चली आ रही थी। हिंदुओं पर भी कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा कर लगाया। गो हत्या पर लगे प्रतिबंध को भी समाप्त किया, लेकिन फिर बाद में उसको भी हटा दिया। 1633 में नवनिर्मित हिंदू मंदिरों को गिराने का आदेश दिया था। इस कारण बनारस, इलाहाबाद, गुजरात, कश्मीर में अनेक हिंदू मंदिर तोड़े गए, लेकिन फिर बाद में ये आदेश भी वापस ले लिए गए थे। 1634 ईस्वी में यह कानून बनाया कि मुस्लिम लड़की हिंदू से तभी शादी कर सकती है जब लड़का इस्लाम स्वीकार कर ले। इसी वर्ष यह आदेश जारी करवाया कि स्वेच्छा से धर्मांतरण कर इस्लाम स्वीकार करने वाले को पिता की संपत्ति में भी हिस्सा मिलेगा। शाहजहाँ ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक प्रथम विवाह की भी स्थापना की थी और हिंदुओं को मुसलमान गुलाम रखने के आदेश सख्ती से मना कर दिए। कोई भी मुसलमान को हिंदू गुलाम नहीं रखेगा। शाहजहाँ ने इलाही संवत के स्थान पर फिर से हिजरी संवत शुरू किया था और 32 में पुर्तगालियों का दमन किया, जो हुगली के लोगों को बलपूर्वक ईसाई बना रहे थे। पुर्तगालियों से युद्ध के दौरान शाहजहाँ ने आगरा में गिरजाघर भी तोड़वा दिए थे। तो यह धार्मिक कट्टरता के उन्होंने समय समय पर परिचय दिए। शाहजहाँ के बारे में यह भी कहा जाता है कि झरोखा दर्शन, तुला दान, हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा आदि उसने जारी रखी। शाहजहाँ ने अहमदाबाद में चिंतामणि मंदिर की मरम्मत भी करवाई और खंबात के नागरिकों के अनुरोध पर गोहत्या भी बंद। यह धार्मिक सहिष्णुता के परिचय है उसका, यह धार्मिक सहिष्णुता के परिचय है। शाहजहाँ तीर्थ यात्रा कर पुनः शुरू करना चाहता था, किंतु काशी के विद्वान कविंद्राचार्य सरस्वती के कहने पर अपनी आज्ञा वापस ले ली तथा बनारस व इलाहाबाद पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर से उसको माफ कर दिया। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि उसने शुरू में धार्मिक कट्टरता का परिचय तो दिया, लेकिन फिर बाद में उसने अपनी हिंदू जनता की मांगों के अनुरूप इन निर्णयों को कठोरता से लागू नहीं किया और समय समय पर इन आदेशों में स्थिरता भी बरती। तो यह 3 प्रमुख नीतियाँ थी। दक्षिण नीति, जिसके अंदर उसे सफलता मिली। मध्य एशियाई नीति या उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति पूर्णतः विफल रही। और शाहजहाँ ने धार्मिक नीति के अंदर जो कष्टतापूर्वक नीतियाँ हिंदुओं को दी, उनमें फिर बाद में उसने चेंज कर लिया। इसलिए धार्मिक नीति भी उसने कट्टरता के साथ उसने लागू नहीं की तथा अपने पूर्वजों की नीति का कुछ दृष्टिकोण से वह पालन करता रहा। तो ये प्रमुख नीतियाँ दी शाहजहाँ की। शाहजहाँ का काल शांतिपूर्ण काल माना जाता है। इसमें युद्ध, झगड़े, फसाद इतने ज़्यादा नहीं हुए, इसलिए स्थापत्य कला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। जो प्रमुख कलाएं थी, विशेष करके स्थापत्य कला का तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ, लेकिन अन्य कलाओं का भी विकास हुआ। इसलिए शाहजहाँ के काल को स्थापत्य या कलाओं के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है। यही एक कारण था कि जो पैसा युद्ध में लगना चाहिए था वो नहीं लगा और इस चीज़ों पर लगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अकेले उसने मध्य एशियाई या उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए 12 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए थे। वो जरूर अनावश्यक खर्च हुआ, लेकिन अन्य उसने खर्च नहीं किया। धन्यवाद।